नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7 शिष्टाचार। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शिष्टाचार का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, शिष्टाचार मतलब आपका व्यवहार कैसा है, समझ में आ रहा है आपको। जैसे देखो, हमें किसके सामने क्या बात बोलनी चाहिए। जैसे अपने से बड़े हैं तो उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या है, एक शिष्टाचार है। या फिर सब लोग खुश हैं तो वहाँ पे हमें कोई दुख भरे वाक्य नहीं बोलने चाहिए, ये क्या है, शिष्टाचार है। ठीक है, तो आपको शिष्टाचार का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो कहानी है इसको लिखा किसने है, भीष्म साहनी जी ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी अविभाजित भारत में। इनकी मृत्यु हुई थी 11 जुलाई 2003 में। ठीक है, इनका परिचय देख लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। प्रमुख कृतियां भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर आदि कहानी संग्रह हैं। झरोखे, तमस, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि उपन्यास हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि ये सभी क्या है, नाटक है। और आज के अतीत ये क्या है, आत्मकथा है। अब गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो शिष्टाचार कहानी है इसके माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए क्या दिया यहाँ पर। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। देखिए इसमें क्या दिया है कि जो बाबू राम गोपाल थे वो कई दिनों की अनथक खोज, अनथक मतलब क्या होता है, बिना थके। ठीक है, तो इस अनथक खोज के बाद वो एक नौकर को अपने साथ अपने घर पर लेकर के आए। तो जो उनकी पहले से क्रुद्ध मतलब पहले से जो क्रोधित श्रीमती जी थी मतलब उनकी पत्नी, वो और भी बिगड़ उठी और पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से लेकर के पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो, इससे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी। इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया, जानती हो तलब क्या होगी, केवल 12 रुपए। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा। तब क्या होता है, ये जो श्रीमती जी हैं क्या कहती हैं कि यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो, मतलब ये बनमानुस आप कहाँ से पकड़ लाए हो, इससे मैं काम करवाऊंगी या फिर लोगों से छिपाते फिरूंगी। तो इसका उत्तर दिया किसने, बाबू राम गोपाल जी ने। क्या कहते हैं कि जानती हो तलब क्या होगी, मतलब क्या तुम जानती हो कि इसका जो सैलरी है, इसका वेतन है वो कितना होगा, केवल 12 रुपए। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा, ऐसा किसने कहा, बाबू राम गोपाल ने कहा। तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। देखिए तभी जब ऐसा राम गोपाल जी ने क्या कहा कि आपको सस्ता नौकर आजकल कहाँ मिलेगा, तब ये जो श्रीमती जी हैं वो क्या बोलती हैं कि तो काम भी वैसा ही करता होगा, मतलब जैसे ये पैसे लेगा वैसे ही काम भी करता होगा। तो फिर राम गोपाल जी क्या कहते हैं कि यह मैं क्या जानूं, मतलब मुझे कैसे पता कि ये काम कैसा करता होगा, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौवें चढ़ गईं। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी, अब मुझ पर इतनी दया करो, जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। फिर श्रीमती जी ने जब इतना सुना, जब राम गोपाल ने कहा कि मैं क्या जानूं, ये तो नया आदमी है, अभी अभी अपने गांव से आया है, तब श्रीमती जी और गुस्से में आ गई और क्या बोलती हैं गुस्से से कि तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी, अब मुझ पर इतनी दया करो। क्या करो, दूसरे नौकर को खोजते रहो, जब दूसरा नौकर मिल जाएगा तो मैं इसे काम से निकाल दूंगी।
बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशलक्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नजदीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दागकर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। देखिए फिर क्या होता है, जो राम गोपाल थे वो इतना सुनने के बाद वो अपने कमरे में चले गए और जो श्रीमती थी वो दहलीज पर खड़े खड़े नौकर का कुशलक्षेम पूछने लगी, मतलब उसका हालचाल पूछने लगी। तो नौकर का नाम क्या था? हेतु था और वह शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। चपटी नाक थी उसकी, छोटा माथा था, बेतरह से दांत, मतलब दांत कैसे थे? बेतरह से थे, बेढंगे थे, एंड मोटे हाथ थे, छोटा सा कद था। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। अब श्रीमती ने गलत नहीं कहा था मतलब पहले नौकर को देखते ही श्रीमती ने क्या कहा था? बनमानस। तो उसका जो शरीर था वो भी बनमानस के ही जैसा था। तो श्रीमती जी ने गलत नहीं कहा था क्योंकि उसकी चपटी नाक थी, छोटा माथा था, फिर बेतरह से दांत थे, मोटे हाथ और छोटा सा कद। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दागकर बोली। क्या बोली? देखिए क्या होता है, जब उन्होंने नाम पता वगैरह सब कुछ पूछ लिया तब श्रीमती जी अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर लगा करके क्या कहती हैं कि अब तुम अपने दोनों कान खोल करके सुन लो कि यहाँ चोरी चकारी अगर तुमने की, यहाँ चोरी वोरी की तो तुम्हें सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक से देना होगा। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। जो भी घर में उनकी हुकूमत थी, जब उन्हें पति देव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया है, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली है। जासूसी नौलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। फिर यहाँ पर आगे क्या दिया है कि जो श्रीमती जी थी उनका विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था। क्या था कि ये सभी क्या होते हैं? झूठे, गलीज और लंपट होते हैं और किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। मतलब ये जो नौकर होते हैं वो हर वक्त क्या करते रहते हैं? नौकरी ढूंढते रहते हैं। अगर नौकरी मिल जाती है तो उसी वक्त अपने घर से क्या मंगवा लेते हैं? बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। ठीक है। और श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ कैसा था? नौकरों का सा ही था। जो भी घर में उनकी हुकूमत थी, मतलब उनका व्यवहार ऐसा क्यों था? क्योंकि घर में उनकी ही हुकूमत चलती थी। जब उन्हें अपने पति पर गुस्सा आता था तो वो कैसे बात करती थी? अंग्रेजी में। और जब नौकरों पे अगर गुस्सा उनको आता था तो फिर वो गालियों में बात करती थी। समझ में आया? दोनों की लगाम खींच कर रखती थी, मतलब दोनों को वो टाइट करके रखती थी, नौकर को और पतिदेव को। और पलंग पर बैठे बैठे जो उनकी तेज नज़र थी ना, वो सब कुछ देख लेती थी कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया है, मतलब उसने कितनी रोटियां खाई है, फिर अपनी चाय में कितनी चीनी उड़ेली, मतलब डाली है। और ये सब किसका परिणाम था? जासूसी नौलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। मतलब जो जासूसी नॉवेल होते हैं ना, ठीक है, तो उसी शिक्षा के फलस्वरूप जो
ये श्रीमती जी थी, उनको नौकर के हर काम में क्या नजर आता था? षड्यंत्र। मतलब कोई ना कोई ये नौकर अलग खिचड़ी पका रहा है, उनको ऐसा लगता था कि ये कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहा है। ठीक है, वो हमेशा नौकर पे क्या करती थी? शक किया करती थी। फिर आगे देखते हैं। काम चलने लगा, हेतु अरूप तो था ही, उस पर उज्जड़ और गंवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। नौकर उज्जड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपए। जो किसी चीज का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे। मुंह का रंग और गहरा होने लगा और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। फिर देखिए आगे क्या होता है। काम चलने लगा, हेतु अरूप तो था ही, उस पर उज्जड़ और गंवार भी निकला। मतलब क्या हुआ इसका कि धीरे धीरे करके क्या काम चलने लगा और जो हेतु था वो कैसा था? अरूप था, मतलब देखने में अच्छा नहीं था, और उस पर से वो गंवार भी था, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। और फिर क्या होता है कि जो उसके मोटे मोटे हाथ थे, उसके हाथों से जो कांच के गिलास होते हैं वो क्या हो गए? टूटने लगे, पर्दों पर दाग धब्बे पड़ने लगे और घर का जो काम है वो अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती। मतलब देखिए जब वो कोई भी गलती करता, जैसे देखो कांच के गिलास टूट गए, तब श्रीमती जी क्या कहती? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, तुम किसी काम के नहीं हो। मतलब उसको फालतू में ऐसे डांटती रहती। ठीक है, और वैसे ही कई काम वो गलत कर देता था, तो क्योंकि वो गंवार था, ठीक है, उसे कुछ पता ही नहीं था, तो वो जो भी काम गलत करता तो वो क्या करती? बार बार उसे वही धमकी देती कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है, तो वो दिन में उसे 10-10 बार नौकरी से क्या करती? बर्खास्त करती, मतलब निकालती। पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी, लेकिन फिर भी हेतु वहीं पर टिका रहता, वो वहां से कहीं भी नहीं जाता। फिर दिन कटने लगे, बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी और ऐसे करके दिन बीतने लगे। और जो बाबू राम गोपाल जी थे, उनकी श्रीमती ने क्या कहा था कि तुम दूसरा नौकर खोजो, जब दूसरा नौकर मिल जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे। तो जो उनकी नौकर की खोज थी ना वो शिथिल पड़ने लगी, मतलब वो खोजते खोजते परेशान हो चुके थे, उनको अभी नौकर नहीं मिल रहा था। ओके, फिर नौकर उज्जड़ और अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। लेकिन जो नौकर था वो कैसा था? उज्जड़ और अरूप था, लेकिन फिर भी वो दिन में कितने बार खाता था? 2 बार खाता था। और उसका वेतन कितना था? केवल 12 रुपए। जो किसी चीज का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। मतलब उसका वेतन कितना था? 12 रुपए। और अगर वो किसी चीज का नुकसान कर देता तो उसकी जो तनख्वाह थी वो भी कट जाती थी। दिन बीतने लगे, ठीक है, ऐसे करके दिन बीतने लगे। हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग गहरा होने लगा और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। क्या होता है कि जो दिन था वो दिन बीतने लगे, ठीक है, दिन बीतने लगे और हेतु के कपड़े क्या हुए? मैले होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग और गहरा होने लगा। ठीक है, और जो गांव का भोला था, कौन था? हेतु, वह धीरे धीरे एक शहरी नौकर बन गया। और इसी तरह 3 महीने बीत गए। फिर आगे देखते हैं। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। क्या भूल कर गई? श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था और प्रथानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नजदीक आ रहे थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी की आंखें आटे, दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौनों और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा।
मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। देखिए आगे क्या होता है, पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। अब कौन सी भूल कर गई? देखिए श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चुका था और उसका जो मुंडन का संस्कार के दिन थे ना वो अभी नजदीक आ रहे थे। ठीक है, पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी और बेटे के वात्सल्य ने मतलब बेटे के प्रेम ने श्रीमती जी के आंखें आटे दाल और घी से हटाकर किसकी तरफ कर दिया? रंग बिरंगे खिलौनों कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। ठीक है, जैसे कोई उत्सव होता है तो उसमें शामियाना आता है, बाजे बजते हैं, तो उसका प्रबंध होने लगा। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। क्या होता है कि मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे कि मुंडन संस्कार में उनको आना है ना, उनको बुलाने के लिए जो निमंत्रण पत्र होता है वो लिखे जाने लगे और धीरे धीरे क्या होता है, जो चाबियों का गुच्छा जो पहले श्रीमती जी के पास रहता था वो अभी किसके हाथों में रहने लगा था? नौकर हेतु के हाथों में रहने लगा था। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों व तांगों पर बच्चे के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। देखिए आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा, मतलब जो मुंडन संस्कार का दिन था आखिर में वह आ ही पहुंचा। ठीक है, तो श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने क्या बजने लगे? बाजे बजने लगे और सभी जो मित्र संबंधी थे वो सभी मोटरों व तांगों पर बच्चे के लिए उपहार लेकर के आने लगे। ठीक है, फिर फूलों फानुसों और मित्र मंडली के हाथ से विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। मतलब जो भी लोग आए थे वो हाथ से विनोद कर रहे थे, तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जो घर का वातावरण है वो एकदम खिल उठा था। और श्रीमान और श्रीमती जी इतने काम में व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। मतलब उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं था कुछ भी, वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गए थे। क्योंकि देखिए घर में अगर कोई उत्सव होता है तो सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं, किसी को भी टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो श्रीमान और श्रीमती जी थे वो इतने व्यस्त थे कि उनको पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। मतलब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। देखिए उसी टाइम पे क्या होता है, जो हेतु था वह बाहर से लौटा और सीधा किसके सामने खड़ा हो गया? बाबू राम गोपाल के सामने खड़ा हुआ। फिर क्या कहता है? हुजूर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। क्या बोल रहा है हेतु? कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। अब श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। मतलब जब हेतु ने कहा, देखिए घर में कितना काम था और इस टाइम पे हेतु कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, तो जो श्रीमान जी थे वो दरवाजे पर जो अतिथि आ रहे थे उनका स्वागत कर रहे थे। ठीक है, तो हेतु के इस बात पर वे हैरान हो गए। फिर पूछते हैं क्या बात है? किससे पूछा उन्होंने? हेतु से पूछा कि क्या बात है। तो हेतु क्या कहता है? हुजूर मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दें। क्या बोल रहे हैं वो? कि मुझे घर पर जाना है, आप मुझे छुट्टी दे दो। तो छुट्टी दे दें? आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूं? श्रीमान का क्रोध उबलने लगा। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल सकती, मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे। देखिए क्या होता है, जब हेतु ने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर बुलाया है, मुझे घर पे जाना है, तो श्रीमान जी एकदम गुस्से से क्या कहते हैं कि छुट्टी दे दे, आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दें, फिर जाओ जाके अपना काम करो, कोई छुट्टी वुट्टी तुम्हें नहीं मिलेगी, मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। कौन बोल रहे हैं ऐसा? बाबू राम गोपाल जी बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हेतु क्या रहा? खड़ा रहा और अपनी जगह से वह नहीं हिला। श्रीमान जी झुंझला उठे, मतलब श्रीमान जी और भी गुस्से में आ गए। क्या कहते हैं? जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्या बोल रहे वो?
कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चांटा दे मारा। क्या होता है, जब उन्होंने कहा कि तुम जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर भी जो हेतु था वो टस से मस नहीं हुआ, मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिला। तो श्रीमान जी एकदम क्रोधित हो गए, बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने हेतु को एक चांटा दे मारा। फिर उसके बाद क्या होता है, उल्लू के पट्टे, यह वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है। चांटे की आवाज दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चाटा पड़ा है, आंखें फेर ली। क्या होता है, देखिए जो श्रीमान जी थे उनको तो बहुत गुस्सा आया था। वो क्या बोल रहे हैं कि उल्लू के पट्टे, ये वक्त तो तूने छुट्टी मांगने का निकाला है, मतलब इस टाइम पे तुम कैसे छुट्टी मांग सकते हो। तो जब उन्होंने थप्पड़ मारा था ना, तो उसकी आवाज दूर दूर तक गई थी। जो वहाँ पे मेहमान लोग थे, मित्र संबंधी थे, उनकी मतलब उन्होंने वो आवाज़ सुनी और उन्होंने आंखें उठाकर भी देखी। लेकिन क्या होता है, जब उन्होंने देखा तो वो देखती है कि एक नौकर को चाटा पड़ा है, तो फिर से उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। मतलब किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि वो चाटा किसको पड़ा था, एक नौकर को पड़ा था। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तंद्रा से जागी। देखिए जो श्रीमती जी थी, जब उनको ये सूचना मिली कि हेतु गांव जाने की बात कर रहा है, तो वह जैसे तंद्रा मतलब नींद से जागी। हो ना हो इसमें कोई भेद है। फिर वो क्या सोचते हैं कि हो ना हो इसमें जरूर कोई भेद है। मैं भी कैसे मूर्ख हूँ जो इस लंपट पर विश्वास करती रही और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। और ऐसा श्रीमती जी विचार करती हैं कि मैं भी कैसे मूर्ख हूँ जो इस बेवकूफ़ पर मैंने विश्वास किया और इसके सामने सभी ताले खोल करके रख दिए। मतलब इसको मैंने सभी अपनी जिम्मेदारियाँ दे दी। फिर जो चाबी का गुच्छा था वो किसके पास रहने लगा था, हेतु के पास रहने लगा था। तो इसी के बारे में सोच रही थी। इसने न मालूम किस किस चीज पर हाथ साफ किया है, जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया है। फिर क्या कहती हैं कि इसने न जाने क्या क्या मतलब क्या क्या ले लिया है और आज ही के दिन छुट्टी मांगने के लिए चला आया है। फिर भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। और वह भागी कहाँ पर आई, बरामदे में आई और फिर हेतु को फटकारने लगी, मतलब हेतु को चिल्लाने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था, और उन्होंने बहुत भला बुरा कहा जो हेतु ने पहले कभी नहीं सुना था, वो आज श्रीमती जी ने कह दिया। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लगे। और फिर जो संबंधी थे वो इकट्ठे हो गए और फिर श्रीमान को समझाने लगे। क्या कहते हैं, एक ने हेतु से पूछा, क्या पूछा, क्यों घर क्यों जाना चाहते हो। तो और फिर पूछते हैं कि क्या काम है। तो हेतु ने धीरे से कह दिया, क्या कहा, जी काम है। जब उन्होंने पूछा कि क्यों जाना चाहते हो, क्या काम है, तो हेतु क्या कहता है, जी काम है। कौन सा काम है वो ये नहीं बता रहे, बस बोल रहे जी काम है। अब आगे देखते हैं। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, और जब इतना हेतु ने कहा तो जो श्रीमती जी थी उनका गुस्सा और भी भड़क उठा, मतलब वो और भी गुस्से में आ गई। मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप धकेलकर परे हटा दिया। लेकिन जो बाकी के लोग थे, जो भी मित्र संबंधी थे, वो क्या चाहते थे कि यहीं पे ये बात निपट जाए, आगे ना बढ़े। तो उन्होंने क्या किया, हेतु को धकेल करके वहां से हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पति पत्नी थे उनमें क्या हुआ, परामर्श हुआ, मतलब उनमें विचार विमर्श हुआ और दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, मतलब ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। बाद में हम देखेंगे कि इसका क्या करना है, फिर मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट जाता, बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ गया और न हूँ ना हाँ चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उससे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं। देखिए इसके बाद क्या होता है, जो हेतु है ना, मतलब इतना सुनने के बाद हेतु को काम में जुट जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो बरामदे के एक कोने में जाकर के बैठ गया और चुपचाप इधर उधर देखने लगा। तो
इसके बाद जो श्रीमान जी थे वो एकदम आपे से बाहर होने लगे, मतलब उनको और भी गुस्सा आने लगा कि इतना हम इसको बोल रहे लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। पहले तो वो उसे देखते रहे और फिर उसके पास जाकर के एकदम गुस्से में होकर के बोले कि काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं। फिर हेतु ने वही रट लगाई। कौन सी रट लगाई? साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझे काम है। क्या बोल रहा है हेतु? कि साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, मुझे काम है। देखिए यहाँ पर भी हेतु ने काम नहीं बताया। क्या काम था अभी आपको लास्ट में पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो एक मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्या होता है देखिए, जो हेतु था उसकी तरफ सबका ध्यान जाने लगा। जो भी लोग थे, मित्र संबंधी थे, सबका ध्यान उसकी तरफ जाने लगा। तो एक मित्र ने सलाह दी कि इसका नाम पता लिख लिया जाए और जो उसकी तनख्वाह है ना उसे रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। तो श्रीमान ने क्या किया, अपने डायरी को खोला और फिर उस पर हेतु का पूरा नाम पता सब लिखाया, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन श्रीमती अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की। अपने जेवर, सिल्क के जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन एक एक करके जो याद आया गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीज़ों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज़ किसे याद रह सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। देखिए क्या होता है, दूसरे दिन जो श्रीमती जी थी वो अपना सामान चेक करने लगी। ठीक है, वो अपने जेवर देखती हैं, सिल्क के जड़ाऊ सूट देखती हैं, चांदी के बटन देखती हैं, एक एक करके जो भी उनको याद आता गया वो उन्होंने क्या किया, उनको गिन डाला। लेकिन बड़े घरों में चीज़ों की सूची कहाँ पर होती है, ये थोड़ा ना लिख कर रखा हुआ है कि इतना सामान यहाँ पर है, इतना सामान यहाँ पर है। ठीक है, और वो जल्द ही थक करके बैठ गई। अब ये जो श्रीमती हैं वो अपने सामान क्यों चेक कर रही हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि हेतु कुछ चुरा करके लेकर गया है। ठीक है, फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को यूं भी जाने देता है? अब मैं क्या जानूं क्या क्या उठा ले गया है, जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। देखिए क्या होता है, जो श्रीमती जी थी वो श्रीमान से क्या कहती है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को ऐसे जाने देता है? अब मैं क्या जानूं कि क्या क्या उठाकर ले गया है। तो श्रीमान क्या कहते हैं कि अरे जाएगा कहाँ, उसके 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। फिर वाह जी, 150 की चीज ले गया तो 20 रुपये तनख्वाह की वह चिंता करेगा। फिर जो श्रीमती जी हैं वो क्या कहती हैं कि वाह जी, वो अगर 150 की चीज ले गया तो क्या वो 20 रुपये जो उसकी तनख्वाह है उसकी चिंता करेगा। फिर आगे देखते हैं। तुम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह देख लो, अगर कोई चीज़ भी गायब हुई तो मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा। मैंने उसका पता वता सब लिख लिया है। फिर जो श्रीमान जी हैं वो क्या कहते हैं कि तुम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से देख लो, अगर कुछ गायब है तो मैं पुलिस को बता देता हूँ। मैंने उसका नाम पता सब कुछ वगैरह और लिख लिया है। तुम समझे बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। फिर जो श्रीमती जी हैं वो क्या कहती हैं कि आपको क्या लगता है कि उसने अपना पता ठीक लिखवाया होगा, मतलब क्या उसने अपना पता सही दिया होगा। फिर क्या होता है देखिए, दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज न मिलती तो वह हेतु को गालियां देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल में अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दें, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेश के कारण रुक जाते। देखिए क्या होता है कि उनके घर में दूसरा नौकर आ जाता है और फिर जो पहले की तरह काम था वो चलने लगा। और जब श्रीमती जी को कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो वह हेतु को गालियाँ देती थी। लेकिन जो श्रीमान जी थे वो दिल ही दिल में बहुत अफसोस करते थे, क्योंकि उन्होंने उसकी जो तनख्वाह थी उसको नहीं दिया था। उनको ऐसा लगता था कि मैं इसके पैसे क्या कर दूं, मनी ऑर्डर कर दूं, मतलब इसके गांव में भेज दूं। लेकिन फिर वो अपनी पत्नी की वजह से रुक जाते थे। मतलब जो उनकी श्रीमती जी थी वो कैसे उनके ऊपर लगाम लगा करके रखती थी, तो
उनके डर की वजह से जो श्रीमान थे वो पैसे नहीं भेज पा रहे थे। चलिए अभी आगे देखते हैं। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से घर लौट रहे थे जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा, उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। देखिए क्या होता है कि एक दिन शाम का समय था, मतलब शाम होने वाली थी, तो जो श्रीमान जी थे थके हुए, मतलब काम करने के बाद वो थक गए थे और फिर दफ्तर से अपने घर पर आ रहे थे। तभी उनकी नज़र कहाँ पर पड़ी? एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। मतलब हेतु कहाँ पर था? धर्मशाला के सामने खड़ा था, तो उनकी नज़र हेतु के ऊपर पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा, और कपड़े भी वही थे फटे हुए और वही चेहरा था अरूप। उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी, मतलब वह देखते ही उसको पहचान गए कि यह कौन है? हेतु है। ठीक है। और फिर वह सड़क पार करके पहुंचे हेतु के पास और उसे कलाई से पकड़ लिया। अरे तू कहाँ था इतने दिन? गांव से कब लौटा? अभी अभी लौटा हूँ साहब, हेतु ने जवाब दिया। देखिए क्या होता है, जो श्रीमान जी थे वो पूछते हैं हेतु से कि अरे कहाँ था तू इतने दिन? गांव से कब लौटा? तो जो हेतु था ये क्या कहता है? अभी अभी लौटा हूँ साहब, हेतु ने ऐसा कहा। फिर काम कर आया है अपना? हेतु ने धीरे से कहा जी। फिर वो पूछते हैं श्रीमान कि तुम अपना काम करने आए हो? तो हेतु क्या कहता है? जी। उसने धीरे से कह दिया हाँ। कौन सा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया? हेतु चुप रहा। फिर श्रीमान पूछते हैं कि बताओ कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो तुम जलसे वाले दिन भाग गए थे? लेकिन फिर भी जो हेतु था अभी भी वो कुछ नहीं बता रहा, अभी भी वो चुप ही रहा। बोलते क्यों नहीं? क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच सच बता दो। फिर जो श्रीमान जी थे वो पूछते हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या काम था? बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। फिर क्या होता है? सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। क्या होता है इतना? देखिए जो हेतु था, जब साहब जी ने पूछा कि बताओ क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं, तो जो हेतु था उसकी आंखों में अचानक से आंसू आ गए। होठ बात करने के लिए खुलते, मतलब उनको लगता कि मैं बोलूं। जो हेतु था उसको ऐसा लगता कि बोलूं, लेकिन फिर जो उसके होठ थे बंद हो जाते थे। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता, मगर आंखें ऐसी छलक आई थी कि आंसुओं का रोकना असंभव हो गया था। क्या होता है? देखिए वो बार बार क्या सोचता कि मैं आंसू अपने छुपा लूं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते थे। आंसुओं का रोकना असंभव हो गया था, मतलब वो चाह कर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। बाबू राम गोपाल पसीज उठे, मतलब जो बाबू राम गोपाल जी थे वो पिघल उठे, पसीज उठे। फिर अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते हुए बोले, और फिर उसका कंधा सहलाते हुए बोले कि बताओ ना क्या बात है। तब जो हेतु था वो क्या कहता है? जी मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ाती हुई आवाज में हेतु ने कहा। हेतु क्या कह रहा है साहब जी से? कि मेरा बच्चा मर गया था। उसने लड़खड़ाती हुई, मतलब कांपती हुई आवाज में कहा। बाबू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ, मतलब जब बाबू राम गोपाल ने ये बात सुनी तो उनको बहुत ही दुख हुआ। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते हैं और फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? तुमसे बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ भी न बोले। फिर क्या होता है? जो राम गोपाल जी थे वो क्या कहते हैं कि मगर तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया? तुमसे मैंने बार बार पूछा था लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा था। तो क्यों? हेतु ने धीरे से कहा। जी वहाँ कैसे कहता? फिर जब वो ऐसा पूछा कि तुमने क्यों नहीं उस दिन बताया था, तो हेतु क्या कहता है? धीरे से कहता है कि जी वहाँ कैसे कहता? खुशी वाले घर में यह नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उज्जट गंवार के मुंह की ओर देखने लगे।
क्या होता है कि हेतु क्या कहता है कि मैं वहाँ कैसे कह सकता था, क्योंकि खुशी वाले घर में यह नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। मतलब आपके घर में तो उस दिन क्या थी, खुशी थी, और उस दिन मैं ये बात कहता तो हमारे गांव में इसे क्या मानते हैं, बुरा मानते हैं। ये शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार क्या है कि खुशी वाले घर में दुख की बात न की जाए। तो जो श्रीमान जी थे वो एकदम स्तब्ध और हैरान उस उज्जट गंवार की ओर की मुंह की ओर देखने लगे। मतलब जिसे वो आज तक गंवार समझते थे। लेकिन सच पूछो तो शिष्टाचार किसके पास था, हेतु के पास ही था। समझ में आया बच्चों आपको? तो ये होता है शिष्टाचार। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कहानी है ये कंप्लीट होती है। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।